हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल एजुकेशन वाला आर के मेहता के इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। चलिएगा बच्चों, आज से हम लोग क्या करेंगे तो एक नए अंदाज में बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और अपने तैयारी में बच्चों हम लोग चार चांद लगाने का क्या करेंगे बच्चों तो प्रयास करेंगे। क्या करेंगे बच्चों तो चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को जीरो से हीरो तक की तैयारी आप सभी को बच्चों करवाई जाएगी, चाहे वह मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो या हो आपका हिंदी और संस्कृत या फिर आपका नॉन हिंदी हो या फिर उर्दू हो। सभी विषयों के लिए आप सभी को बच्चों यहाँ पर टीचर अवेलेबल है और आप सभी को बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से बच्चों क्या करेंगे तो आप सभी को पढ़ाएंगे और आप सभी के तैयारी में चार चांद लगवाने का बच्चों प्रयास करेंगे। बस आप सभी को बच्चों इतना सा काम करना है कि इस प्यारे से चैनल के साथ जुड़ जाना है, बने रहना है और अपने तैयारी को करना है। चलेगा, आशा और उम्मीद है मुझे कि आप सभी बहुत ही हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, जानदार और शानदार होंगे और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम 2025 का बच्चों प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिएगा, आज से हम लोग चलेंगे और अपने टेस्ट सीरीज को देखेंगे और इन टेस्ट सीरीज में बच्चों आप सभी का क्या होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। टेस्ट सीरीज मतलब बच्चों आप सभी को ये करके देखना है, इसमें अटेम्प्ट करके देखना है कि आप सभी का कितना सही हो पा रहा है और अगर सही जो होता है तो होता ही है और जो नहीं होता मैं तो यहाँ पर आप सभी को सॉल्यूशन ही करवाने के लिए आया हूं। चलिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों अपने लेक्चर को, आज जो अपना लेक्चर है इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप सभी को लेक्चर हेल्पफुल लगे तो क्या कीजिएगा बच्चों आप अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो को, इस लेक्चर को बच्चों शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने हिस्ट्री का। क्या देखेंगे बच्चों तो फर्स्ट सब्जेक्ट का मतलब फर्स्ट चैप्टर का आप सभी को यहाँ पर आज के इस लेक्चर में सॉल्यूशन बच्चों मिलने वाला है। चलिए देखिएगा, आपका ये एजुकेशन वाला परिवार है जो कि आप सभी को यहाँ पर इस तरह तैयारी करवाने के लिए तत्पर है। यहाँ पर आप सभी टेस्ट सीरीज कर पाओगे इस चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ आज जो हम लोग करेंगे बच्चों सब्जेक्ट होगा अपना सोशल साइंस और सोशल साइंस में भी क्या होगा बच्चों तो आपका होगा हिस्ट्री। क्या होगा बच्चों हिस्ट्री होगा, जहां की हम लोग बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से हिस्ट्री को देखेंगे और हिस्ट्री में भी बच्चों आपका होगा यूरोप में राष्ट्रवाद बच्चों, जो कि आपका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है बच्चों क्या तो यूरोप में राष्ट्रवाद। आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि यूरोप क्या है तो यूरोप एक महादेश है। क्या बच्चों महादेश है और राष्ट्रवाद का अर्थ होता है बच्चों लगाव होता है, प्रेम होता है ना, बहुत अच्छा संबंध होता है। मतलब जब यूरोप के देशों में, मतलब यूरोप तो महादेश है, उसमें एक दो देश है नहीं, मतलब उस महादेश में कई सारे देश है। तो जब उन देशों में क्या हुआ तो अपने देश के प्रति लगाव की भावना उत्पन्न हुई, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। इसी को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना था जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज इसी चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे तो टेस्ट सीरीज लगाएंगे बच्चों और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से तैयारी को करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। पहला आपका प्रश्न होगा बच्चों क्या हो जाएगा, एक बार देखिएगा जरूर। चलिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। बच्चों एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है नेपोलियन। बच्चों क्या करता है ये व्यक्ति तो जब संपूर्ण यूरोप में राजतंत्र होता है, क्या होता है बच्चों राजतंत्र होता है, इसी बीच ये नेपोलियन जो है संपूर्ण यूरोप पर लगभग कब्जा करने का प्रयास करता है और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयास होता है कि संपूर्ण यूरोप को क्या बनाया जाए बच्चों तो गण राज्य बनाया जाए बच्चों,
मतलब एक ऐसा शासन स्थापित किया जाए बच्चों जिससे क्या हो, जनता की भलाई हो, जनता के हित में सोचा जाए। ऐसा व्यक्ति था कौन बच्चों? तो नेपोलियन। कौन था बच्चों? नेपोलियन। और इसी के क्रम में यहां बन जाता है नेपोलियन शासक बनता बच्चों। कब? तो बनता है 1804 में बच्चों। कब बनता है? 1804 में। और इसी के बाद क्या होता है, 10 साल कार्य करने के बाद बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से ये नेपोलियन जो था कार्य कर रहा था। लेकिन इसी के बाद वाटरलू का युद्ध होता बच्चों 1814 ईस्वी में, और संपूर्ण यूरोपीय देश के द्वारा कई सारे विशाल जो देश थे उनके प्रभाव से इसको वाटरलू के युद्ध में 1814 ईस्वी में क्या कर दिया गया बच्चा? तो इसको पराजित कर दिया गया, नेपोलियन को हरा दिया गया। और इसी क्रम में जब ये शासक था तो नेपोलियन ने किसका स्थापना किया था बच्चों? तो जर्मन राइन राज्य संघ का। किसका? जर्मन राइन राज्य का। किसका बच्चों? तो जर्मन राइन राज्य का, जो कि आपको यहां पर राइन संघ दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों? राइन संघ दिया गया है। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न अपना बच्चों, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि यहां पर एक शब्द और जोड़ना था, लाल कुर्ती सेना। क्या जोड़ना था बच्चा? लाल कुर्ती सेना। लाल कुर्ती सेना नामक संगठन का स्थापना जो बच्चों कौन किया था? तो वह किया था गैरिबाल्डी। बच्चों कौन किया था? गैरिबाल्डी किया था। और आपको बता दूं कि गैरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूर, इन सभी का संबंध जो रहता है बच्चा वो रहता है इटली के एकीकरण से। किसके एकीकरण से बच्चा? तो इटली के एकीकरण से इन सभी व्यक्तियों का संबंध होता है। चलिएगा नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा निकल के बच्चों, क्या आ जाएगा? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? मतलब किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण बच्चों संभव हुआ था, इसके बारे में आप सभी को बताना है। चलिए देखिएगा आपका तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पे कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद? तो आपका ये युद्ध जो हुआ था 1853। क्रीमिया का युद्ध बच्चा आपका कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। और आप बच्चों आपका बात किया जाए शेडोवा का युद्ध 1866 में। बच्चों कब हुआ था? 1866। और आपका सेडोन का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1870 में। तो इसी युद्ध के बाद जो बच्चों 1870 के शेडोन युद्ध, कौन सा बच्चा? यहां पर होगा डॉन। शेडोन युद्ध के बाद जो बच्चा 1870 में ये युद्ध हुआ था। और 1871 में कब हुआ था बच्चा? 1871 में हो गया था क्या? तो आपका एकीकरण हो गया था। किस देश का बच्चा? तो आपका जर्मनी का एकीकरण। किसका? जर्मनी का एकीकरण हो गया था। बहुत ही हम लोग शानदार और जानदार तरीके से सीखेंगे। बस आप सभी को सीखने, समझने और आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए अगला है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? मतलब यूरोपीय, जैसे अभी अपना भारत है, भारत में रहने सहने का ये जो तौर तरीका है, ये ढंग जो है, इसी को क्या कहते हैं बच्चा? तो सभ्यता कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। तो यूरोप में, मतलब यूरोप में तो कई सारे देश हैं, इनके सभ्यता को पालना, इसके सभ्यता को बचाए रखने का प्रयास कौन ऐसा देश किया था? तो बच्चों यहां पर आप सभी का सही उत्तर आएगा यूनान। कौन बच्चा? यूनान। यूनान ही से बच्चा क्या हुआ था? तो प्रिंटिंग प्रेस कैक्सटन नामक व्यक्ति 1776 में कहां ले गया था बच्चा? इंग्लैंड ले गया था। प्रिंटिंग प्रेस, जिसको हम लोग छापा खाना कह सकते हैं। और यही यूनान जो है इस पर ही ऑटोमन, किसका बच्चा? ऑटोमन साम्राज्य का शासन होता है, जिसको बच्चा क्या कहा जाता है? तो तुर्की कहा जाता है। तुर्की का शासन होता है इसी यूनान पर। और बाद में चल के इंग्लैंड और बच्चा रूस, कौन? इंग्लैंड और रूस, इन दोनों महाशक्ति के कारण, इन दोनों महाशक्ति के योगदान से
ऑटोमन साम्राज्य जो है बच्चा, मतलब तुर्की साम्राज्य जो है ये स्वतंत्र कर देता है किसको, यूनान को। और इसी समय मरीज घोषित कर दिया जाता है, क्या, मरीज घोषित कर दिया जाता है किसको बच्चा, तो मरीज घोषित कर दिया जाता है तुर्की को। किसका बच्चा, यूरोप का। यूरोप का मरीज किसको कहेंगे बच्चा, तुर्की को कहेंगे। चलिएगा, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से हम लोग सीखेंगे, बस आप सभी को बने रहने की जरूरत है। चलिए, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था, या फिर इटली के एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है, प्यारे बच्चों बताना है आपको। तो आपका बात किया जाए मसीहा, मतलब ज्यादा योगदान पूरे बेहतरीन ढंग से किसने किया था इटली के एकीकरण के लिए, तो इटली के एकीकरण में मेजनी का भी योगदान था, गैरीबाल्डी का भी, कांट काबुरी का भी, और नेपोलियन बोनापार्ट का भी बच्चों हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से क्या था, योगदान बच्चा था। लेकिन मसीहा जो कहेंगे हम लोग बच्चा किसको कहेंगे, मेजनी को कहेंगे। क्या कहेंगे, मसीहा कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे बच्चा, मसीहा कहेंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न आपका आएगा, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। मतलब लगातार जो यूरोप के देशों में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो बच्चा क्या हो रहा था, तो देश प्रेम की भावना जो जागृत हो रही थी, है ना, जो देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही थी, उजागर हो रही थी बच्चों, इसी से प्रभावित होकर, इसी को देखकर प्यारे बच्चों भारत में कौन सा बच्चा, तो जैकोबिन क्लब की स्थापना कौन ऐसा शासक था बच्चा जो किया था बच्चा, कौन ऐसे शासक थे, तो वह शासक थे हमारे टीपू सुल्तान। कौन थे बच्चा, टीपू सुल्तान थे। ये कहां के शासक थे, तो भारत में मैसूर के शासक थे। कहां के बच्चा, तो ये मैसूर के शासक थे। और मैसूर जो है वर्तमान बेंगलोर जो है बच्चा किस राज्य की राजधानी है, तो कर्नाटक की राजधानी है। इसी के आसपास बच्चा ये मैसूर हुआ करता था। चलिएगा, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आप सभी को आशा करूंगा कि बच्चों समझ में आ रहा होगा, है ना, क्या समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। क्या है, देखिएगा, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो बच्चों अगर बात किया जाए तो फ्रांसीसी क्रांति में, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी यहां पर 1789 में, कब हुआ था बच्चा, 1789 में, फिर 1830 में, है ना, फिर 1800 कितना में, 48 ईस्वी में। मतलब इन 3 बार ये जो क्रांति हुई थी, सबसे प्रमुख क्रांति ये था, लेकिन 10th में आपको ये दोनों पढ़ना है। तो बच्चों क्या कारण था, सबसे प्रमुख कारण क्या था बच्चों आप सभी का फ्रांस में क्रांति होने का, तो वह था निरंकुश शासन। क्या था बच्चा, निरंकुश शासन। निरंकुश मतलब अच्छा शासन वहां पर नहीं होता था, अच्छा शासन वहां पर नहीं होता था। राजा अपने प्रजा के बारे में नहीं सोचता था। सारा खजाना अपने पास ही रखना चाहता था, किसी को, और साथ ही साथ वहां का सिस्टम इतना गलत बनाया गया था कि समाज में जो समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी, कुलीन और मध्यम, इन्हीं सबसे गरीब जो मध्यम में आते थे उनको ही टैक्स पे करना होता था। तो बाकी क्या करते थे बच्चों, तो बाकी टैक्स नहीं देते थे। चलिए, तो सबसे बड़ा कारण जो था ये था आपका निरंकुश शासन व्यवस्था, साथ ही साथ प्रजातंत्र भी था, है ना, साथ ही साथ मानस, ये तो आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा कौन सा है, याद रखना है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिएगा, अगला आपका प्रश्न होगा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी जब क्या, तो इटली का एकीकरण करने चला था। बच्चों आप सभी को पता होगा कि एकीकरण का, जैसे मान लो कि ये कहीं कहीं अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था,
है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में इटली का भाग बिखरा हुआ था, या फिर किसी भी देश का हो, इसी को एकजुट करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना बच्चों क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो एकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है ना। तो इटली का जब एकीकरण करने चला था कौन? मेजनी, है ना। कौन? मेजनी जब चला था एकीकरण करने, तो बच्चों इसने क्या किया था? तो कुल 3 संस्था से जुड़ा था। पहला संस्था था बच्चा कौन सा? तो आपका कार्बोनारी। क्या था बच्चा? कार्बोनारी। कार्बोनारी नामक संस्था का स्थापना जो प्यारा बच्चा यह हुआ था 1810 में। कब हुआ था? 1810 में। फिर इसने, ये तो सदस्य इसका बना था, स्थापना इसका नहीं किया था कौन? मेजनी। बस इसका सदस्य बना था किसका? कार्बोनारी का। इसने क्या किया था? तो यंग इंडिया, यंग इटली, क्या? यंग इटली, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना प्यारा बच्चा आपका किया था 1831 में। कब? 1831 में। कब? 1831 में। ठीक इसी बात क्या किया? यंग यूरोप का भी स्थापना कर दिया। यंग यूरोप, यंग यूरोप, है ना। इसका स्थापना कब किया था? तो 1834 में। कब किया था? 1834 में। किसने किया था? तो मेजनी ने। किसने किया था बच्चा? मेजनी ने। तो मेजनी का संबंध कुल 3 संस्था से, है ना, कार्बोनारी, है ना, यंग इटली और यंग यूरोप, इन तीनों संस्था से इसका नाम जुड़ा हुआ था। चलिए आगे देखिएगा। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? प्यारा बच्चा आपको पहले यह पता होना चाहिए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस मतलब वियना सम्मेलन प्यारा बच्चा आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था प्यारा बच्चा? तो आप सभी का ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है प्यारा बच्चा हुआ किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। किसने किया था प्यारा बच्चा? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, है ना। और ये क्या था? तो जब नेपोलियन बोनापार्ट को, मतलब नेपोलियन को बच्चा आपका वाटरलू के युद्ध में 1814 ईस्वी में पराजित कर दिया गया था, इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के संबंध में प्यारा बच्चा आपका 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन बुलाया गया था। और इससे पहले नेपोलियन ने जो उखाड़ फेंका था वह वंश था प्यारा बच्चा आपका बुर्बो वंश। कौन सा वंश था? बुर्बो वंश। इसी वंश को फिर से क्या किया गया? वियना सम्मेलन के द्वारा फ्रांस में फिर से स्थापित कर दिया गया। क्या किया गया बच्चा? वियना सम्मेलन के द्वारा 1815 ईस्वी में फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश की स्थापना कर दी गई थी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बच्चा आपको खुद आंसर कमेंट करते चलना है। ये टेस्ट सीरीज है, इससे ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी अभी तक कितना हुआ है और कितना अभी होना बाकी है। चलिए देखिएगा। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या को बना दिया था? मतलब इटली की समस्या थी, उस समस्या को क्या बना दिया? क्या बना दिया बच्चा? तो आपका संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। जैसे बात करें, अगर भारत में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो बच्चा कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इसको संपूर्ण एशिया की समस्या बना दे, भारतीय समस्या को, तो एक बड़े स्तर की समस्या हो जाएगी। और जब बड़े स्तर की समस्या हो जाएगी बच्चों, तो सभी व्यक्ति का ध्यान जो है इस ओर क्या होगा? आकर्षित होगा। सभी का ध्यान जो है इस ओर क्या होगा? खींचा जाएगा। इसी तरह वो काम जो है, वो समस्या जो है बहुत जल्द क्या हो जाएगा? सुलझ जाएगा, है ना। तो ऐसा किसने किया था? तो ऐसा किया था किसने? ऐसा किया था काउंट काबूर ने। किसने किया था प्यारा बच्चा? काउंट काबूर। और काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने बच्चा क्या? तो पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली कह सकते हैं हम लोग कि बनाया था। कौन बनाया था बच्चा? तो आपका विक्टर इमैनुअल बनाया था, मतलब प्रधानमंत्री बनाया था। कौन? विक्टर इमैनुअल। तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था?
तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था, तो प्यारा बच्चा आपका काउंट काबूर को। और काउंट काबूर जो था वह किसका, तो विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था। और ये विक्टर इमैनुअल इटली का एक जगह था जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमाउंट। क्या था बच्चा, सार्डिनिया पिडमाउंट, वहां का ये शासक हुआ करता था। बाद में इटली का एकीकरण हुआ और सभी क्या बन गया, इटली बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग बढ़ेंगे और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो बने रहिएगा, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चलिए, विलियम प्रथम कहां का शासक था बच्चा, तो अभी जो है वर्तमान जो आपका जर्मनी है, जर्मनी क्या बच्चा, अभी जो आपका जर्मनी है इसी के अंदर आपका एक प्रसा देश हुआ करता था। क्या हुआ करता था बच्चा, प्रसा देश हुआ करता था। और इसी प्रसा का शासक था बच्चा कौन, विलियम प्रथम। और इसी विलियम प्रथम और बिस्मार्क, कौन बच्चा, बिस्मार्क के योगदान के बदौलत जो बच्चा, इन्हीं दोनों के बदौलत क्या हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण हो पाया था। जर्मनी का एकीकरण बच्चा संभव हो पाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका निकल के आएगा क्या, तो जाल्बेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो जाल्बेरिन की स्थापना बच्चा आपका किस संस्था ने की थी। जाल्बेरिन आपको पता होगा कि ये व्यापारियों के द्वारा व्यापारियों के द्वारा बनाया गया संस्था था बच्चा, कौन सा, जाल्बेरिन। और इसकी स्थापना परसा देश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, परसा के द्वारा। और इसी परसा के थे कौन, तो विलियम प्रथम थे। कौन थे बच्चों, विलियम प्रथम थे। चलिएगा बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से सीखेंगे। तो अगला आपका 13वां प्रश्न आएगा, हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा जो थी बच्चों वह थी आपका मैंगयार थी। क्या था बच्चा, ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हो आप लोग, मैंगयार थी। समझ में आ रहा है, ये कहां की भाषा थी, तो हंगरी की। और हंगरी की राजधानी की बात करें बच्चों तो आपका बूढ़ा पेस्ट क्या आएगा, बूढ़ा पेस्ट। हंगरी की राजधानी बच्चा बूढ़ा पेस्ट। चलेगा अगला प्रश्न आपका निकल के आएगा बच्चा, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। बस आप सभी को सीखने, समझने और ध्यान में रखने की जरूरत है। आप सभी को प्रत्येक शाम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। ये होगा बच्चा आप सभी का चैप्टर वाइज एकदम फुल एक्सप्लेनेशन, जिस तरह से आप अभी देख पा रहे हो। चलिए अगला, यंग इटली का संस्थापक कौन था। कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली का संस्थापक और यंग यूरोप दोनों संस्था का संस्थापक जो था मेजनी था। कौन था बच्चा, मेजनी। यंग इटली बोला गया बच्चा, तो यंग इटली का स्थापना 1831 और यंग यूरोप का स्थापना बच्चा 1834। दोनों की संस्थापक कौन, तो मेजनी। एक और संस्था से इसका नाम जुड़ा था, संस्था का नाम कार्बोनारी। संस्था का स्थापना 1810। चलिए बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से सीखिएगा। अगर आप लोग 100 to 100% यहां पर अपना केंद्रित करते हैं अपना ध्यान, तो चलिए देखिएगा बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि बिस्मार्क कौन था। इससे पहले मैं बता दूं कि बिस्मार्क एक व्यक्ति था। यहां पर आपसे पूछा गया कि ऐसे वो था क्या, कवि था, संगीतकार था, या फिर नाटककार था बच्चा, या फिर कूटनीतिज्ञ था। क्या था, कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क जो था इसका योगदान बच्चों जर्मनी के एकीकरण में बहुत बहुत इंपोर्टेंट इसका योगदान रहा। इसकी भूमिका जो रही बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। किसकी, तो बिस्मार्क की। वैसे ये बच्चों आपका निम्न ऑप्शनों में कूटनीतिज्ञ था। क्या था बच्चा, कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ कहने का अर्थ है
कि परिस्थिति को सही ढंग से जानने वाला, समझने वाला कि हमें कब किसके साथ कैसे और क्या करना चाहिए। ऐसा परिस्थिति को जो व्यक्ति समझ ले उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो उसी को हम लोग कहेंगे कूटनीतिज्ञ। जो क्या था, तो बिस्मार्क था और इटली के एकीकरण में बच्चों आपका काउंट काबूर था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? तो आगे चल के एक आंदोलन आया जिसका नाम पड़ा बच्चों चार्टिस्ट आंदोलन, और 18वीं शताब्दी में बच्चों इस आंदोलन की शुरुआत जो है हुई थी इंग्लैंड में। कहां पर हुआ था बच्चों? तो 18वीं शताब्दी में कहां पर? तो आपका इंग्लैंड में चार्टिस्ट क्या हुआ था? आंदोलन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है बच्चों 17 नंबर। 1870 में देखिएगा फ्रांस और पर्सा के बीच एक युद्ध हुआ जिसका क्या नाम था बच्चों? जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सेडोवा युद्ध। मैंने आपको बताया 1866। कब बच्चा? 1866। ये जो आपका सेडोन युद्ध था ये हुआ था 1870 में। कब हुआ था? 1870 में। याद रखने की जरूरत है, सेडोन युद्ध किन दो देश के बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच, है ना। तो आगे चल के बिस्मार्क जो है अपने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए पहले फ्रांस को हराता है। किसकी सहायता से? तो ऑस्ट्रिया की सहायता से, है ना। फिर ऑस्ट्रिया को हरा देता है किसकी सहायता से? तो बगल के देशों की सहायता से। धीरे धीरे दोस्त बना करके दुश्मन बना लेता है कौन? बिस्मार्क। और सभी को एकाएकी अपने रास्ते का जो कांटा बना हुआ था ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इन सभी को हटा देता है और अंतोगत्वा 1871 में प्यारे बच्चों इटली का क्या, जर्मनी का क्या हो जाता है? तो एकीकरण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पे देखिएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो नेपोलियन संहिता बच्चों, नेपोलियन संहिता में कुल कोडों की संख्या 4 थी। कितने कोड थे बच्चों? 4 कोड थे। और ये लागू कब किया गया प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों आपका 1804 में जब ये शासक बना था तब ये अपना कोड लाया था। कोड मतलब कह सकते हैं नियम, कह सकते हैं कानून, कह सकते हैं एक्ट। कौन लाया था बच्चों? तो आपका नेपोलियन लाया था। और नेपोलियन शासक कब बना था? तो 1804 में बना था। कब बना था? 1804 में। और 1814 में इसको वाटरलू के युद्ध में हरा करके घर भेज दिया गया। चलिए देखिएगा, वियना सम्मेलन, यानी कि सम्मेलन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। सम्मेलन का अर्थ होता है समूह, संगठन। चलिए, का अध्यक्ष कौन था? तो पहली बात कि 1815 ईस्वी में वियना में हुआ था ये सम्मेलन, ये बैठक, है ना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना। और वहां का चांसलर जो था, शासक जो था प्यारा बच्चा आपका कौन था? तो मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। और इसी मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता भी की थी। मतलब इसके निर्देशन में, इसके देखरेख में यह वियना सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न आपका, इस प्रश्न को आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट में फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक जो था प्यारा बच्चा आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा, क्या होगा देखिएगा, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। देखिए आपका प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? मैंने आपको बताया था पिछले कुछ ही देर पहले मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया था कि यूरोप का मरीज क्यों और किसको कहते हैं। तो कहते किसको है? तुर्की को कहते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी। कौन? मेजनी। कमेंट में बताना प्यारे बच्चों आप सभी को कि कब यंग यूरोप की स्थापना की गई थी, कब किया गया था ये बताना। चलिए, सीडोन, मतलब यहां पर सेडोन होना चाहिए। सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो 1800 बच्चों आप सभी का 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। किसके बीच? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था क्या? तो पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच? पर्सा और फ्रांस के बीच ये युद्ध हुआ था। किसने कहा था? यहां से देखिएगा, किसने कहा था? जब फ्रांस छींकता है, मतलब हाँ छींक इस तरह से करता है फ्रांस, है ना, तो बाकी यूरोपीय देशों को क्या हो जाता है?
सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा कथन किसका था प्यारे बच्चों, आप सभी को बताना है कि किसने ऐसा कहा कि जब फ्रांस यूरोप में एक देश है जो छींकता है तो संपूर्ण यूरोपीय देशों को क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा बच्चों मेटरनिख ने। किसने कहा, मेटरनिख ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था, मतलब कौन ऐसा विद्वान था, कौन ऐसा व्यक्ति था जिससे बिस्मार्क जो है काफी प्रभावित था, उससे बहुत कुछ सीखना चाहता था, उससे बहुत कुछ जानना चाहता था। तो वह व्यक्ति था बच्चा हेगेल। कौन था, हेगेल। हेगेल से बच्चा कार्ल मार्क्स भी प्रभावित थे। हेगेल एक बहुत ही शानदार और जानदार व्यक्ति था जो एक दार्शनिक था। क्या था बच्चा, दार्शनिक। क्या था, दार्शनिक था। और हेगेल ही क्या किया था, तो हेगेल है ना, ये अंडर्ट जो है, जैक, ये जितने थे इन सभी ने क्या किया था, तो आपका जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाया था। और अंत में बिस्मार्क ने इसमें क्या किया, तो आग में घी डाला और इसको आगे बढ़ाया और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से क्या किया था, तो किया था जर्मनी का एकीकरण। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगर आप सभी उब जा रहे हो वीडियो में तो फिर गलत बात। आप सभी को एकदम हौसले को बुलंद करते हुए बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से बने रहना है। संपूर्ण हौसले को बनाए रखना बच्चों, क्यों कि आप सभी को यहां पर इस तरह का बेस्ट कंटेंट दिया जाता है। चलिए, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो नेपोलियन कोड में बच्चों मैंने आपको बताया था कुल 4 कोड थे। चलिए, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन निम्नलिखित में से कौन था, तो यह था बच्चा आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख, यही था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा, तो मैंने ये प्रश्न भी बता दिया है, यूनान। इसके बारे में सारा डाटा सारा कुछ मैंने आपको बताया। चलिए, काउंट काबूर कौन था, तो काउंट काबूर इटली में एक जगह था जिसका नाम था सार्डिनिया पिडवान। वहां का शासक था विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था कौन, काउंट काबूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पे मौजूद होगा, बहुत ही शानदार और जानदार। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या आएगा। देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, तो जर्मनी और इटली दोनों का 1871 ईस्वी। जर्मनी और इटली दोनों का 1871। चलिए अगला, एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ वर्ष। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, किस वर्ष पारित हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन बच्चों आपका कब पारित हुआ था, तो आपका पारित हो गया था बच्चा आपका कब, एक्ट ऑफ यूनियन बच्चों। तो आपका एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था इसके बारे में आप सभी को जानकारी प्राप्त करना है। एक्ट ऑफ यूनियन, तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में कब पारित हुआ, 1707 में। चलिए अगला आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद होगा, बहुत ही शानदार और जानदार। मेरी ऑन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। मेरी ऑन जो है किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। एक आपका प्रतीक चिन्ह है क्या, तो मेरी ऑन। मेरी ऑन जो बच्चा ये फ्रांस में क्या है, तो राष्ट्रवाद का प्रतीक है। किसका, राष्ट्रवाद का प्रतीक है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हो गई थी, तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हो गई थी, तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम था और तुर्की को क्या करना पड़ा था, पराजय का मुख देखना पड़ा था। तो इसीलिए कौन पराजित हुआ था प्यारा बच्चा, आपका तुर्की। चलिए, फेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। फेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो फेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन जो है किसने किया था, तो फेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन जो है प्यारा बच्चा आपका किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। किसने, मेजनी ने किया। चलिए अगला, राष्ट्रवाद का विचारधारा का जन्म किस घटना से माना जाता है,
तो राष्ट्रवाद के विचारधारा का जो है बच्चा आपका संबंध जो है माना जाता है कहां से, तो माना जाता है आपका पुनर्जागरण के काल से। मतलब जब व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति जागृत हुए, जब व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति सजग हुए, जब व्यक्ति अपने अधिकार को जानने लगे, तो क्या हो गया बच्चा, तो आपका राष्ट्रवाद की अवधारणा हो गई, राष्ट्रवाद जन्म ले लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार प्रश्न होगा, देखिएगा बहुत ही मजा आएगा आप सभी को। प्रश्नों को बस करिए, प्रश्नों को बस सीखिए। चलिए अगला प्रश्न, सार्वनारिक की स्थापना कब, 1810 में। मैंने आपको डिटेल बताया है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था, किस संधि द्वारा, तो आपका किस संधि द्वारा बच्चा आपका, तो आपका सही उत्तर है फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, जो कि 1871 ईस्वी में हुआ था। इसी के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो यह देश था निम्नलिखित में से रूस और बच्चा तुर्की। रूस और तुर्की के बीच जो है बच्चा ये क्या हुआ था, संधि हुआ था। चलिए जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, और इस गैरिबाल्डी का संबंध जो है कहां से था, तो इटली के एकीकरण से था। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, क्या होगा बच्चा, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 41 नंबर आ जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, रोमानीवाद। रोमानीवाद क्या था, तो रोमानीवाद जो था एक राजनीतिक आंदोलन था। रोमानीवाद एक राजनीतिक आंदोलन था जो फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस में उभर करके आया था, और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से यहाँ पर लोगों को न्याय देने का प्रयास किया था। चलिए जालबेरीन एक संस्था थी, तो जालबेरीन एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। कौन, जालबेरीन। अगला शेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो शेडोवा का युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। किसके बीच बच्चा, शेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। 1830 के बाद कौन सी क्रांति आई थी, मतलब फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, तो बस शासन व्यवस्था थी संवैधानिक राजतंत्र। कौन सा बच्चा, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1830 ईस्वी क्रांति के बाद की गई थी। आपको बताना है कि 1830 ईस्वी क्रांति किस शासक के विरोध में किया गया था, तो वह शासक था चार्ल्स 10वां। कौन था बच्चा, चार्ल्स 10वां था। चलिए अगला, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में, ये प्रश्न तो मैं नहीं बताने वाला बच्चा, ये प्रश्न आपको बता करके जाना कमेंट में। प्रश्न संख्या 45, इसका आप सभी को क्या करना है, तो इसका आप सभी को उत्तर जो है बता करके जाना है। इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है समाप्त होता है, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन करना है, ये आप लोग करिएगा। और अगर आप सभी का डिमांड होगा तो मैं इस पर भी आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया नामक गधों का क्या था बाधा, इसके बारे में बताना है। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक रहा, यह बताना है। गैरिबाल्डी के क्या कार्य किए थे इटली के एकीकरण के लिए, इसके बारे में बताना है। विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण, विलियम यहाँ पर प्रथम कर लीजिएगा, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण लगभग असंभव था, है ना, लगभग असंभव था। कैसे, ये बताना है। ये शॉर्ट हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन करना है। साथ ही साथ जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, आगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभावों का वर्णन करना है। जुलाई 1830 क्रांति के बारे में बताना है। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त परिचय देना है। यह सभी आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहा, है ना। इस तरह से आज का लेक्चर जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से आप सभी को मैंने कराया।
अगर इस लेक्चर में आप सभी को कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट रहा बच्चों तो आपको कमेंट में जरूर बताना है। मैं प्रयास करूंगा 100 to 100% कि इसको क्या किया जाए, तो इसको सॉल्व किया जाए। चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक।